देखो बेटा यहाँ पे कल हमने जो आखिरी क्वेश्चन डिस्कस किया था वो ये था, ठीक है, कि ऑन विच प्रिंसिपल मीटर ब्रिज इज बेस्ड, मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर काम करता है, और उस पर जो एरर है उसे मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस पॉइंट को बीच में ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें जो एरर हो वो क्या हो, कम से कम हो। तो ये आपको प्रैक्टिकल के समय भी ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग किरचॉफ रूल्स, तो किरचॉफ के दो ही नियम हैं, ये तो आपको पता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकेंड लॉ। कैलकुलेट द करेंट थ्रू 40 वॉट एंड 20 वॉट रजिस्टर। थोड़ा सा यहाँ इन्होंने गलत लिखा है, रजिस्टर बोल रहे हैं और वॉट लिख रहे हैं, तो ये वॉट नहीं होगा, ओम होगा। हमारे पास 40 ओम और 20 ओम के रजिस्टर है और मुझे क्या करना है, कैलकुलेट द करंट फाइंड करना है। वहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है इन द फॉलोइंग सर्किट। ये आपका सर्किट बना हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ ऐसे, ताकि अगर आप कंपेयर कर पाएँ तो नीचे को भी कंपेयर कर सकते हैं। चले इधर देखें, मुझे पहले ये आपको मिला हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक क्या फाइंड करना, पहली चीज़ तो ये चीज़ देख लें, हमें करंट फाइंड करना है। एक बार करंट यहाँ वाली फाइंड करनी है और एक बार करंट यहाँ वाली फाइंड करनी है, दो करंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो लूप रूल लगा दे, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया रहेगा। तो लूप रूल के लिए आई की वैल्यू पता होनी चाहिए, अभी आई तो पता ही नहीं, वो तो हमें फाइंड ही करना। तो यहाँ से ये तो मान सकते हैं, यहाँ से करंट कितनी जा रही, I1, जो 40 वोल्ट से 40 वोल्ट जो बैटरी है वहाँ से करंट कितनी जा रही, I1, ठीक है। और इधर एक चीज़ ध्यान देना, ये करंट किधर से किधर जाती है, प्लस से माइनस, तो माइनस से अंदर जाएगी करंट, ये ऐसे अंदर जा रही माइनस से करंट, ठीक है। और इधर से कुछ करंट आ रही है। अब एक चीज़ और देखो, ये वाली करंट इधर जाने के बाद इधर जाएगी, तो ये I1 और ये इस वाले से जो करंट आ रही वो I2, इस वाली बैटरी से 80 वोल्ट से जो बैटरी से करंट आ रही वो I2, और जो 40 वोल्ट से आ रही वो कितनी है, I1। तो इधर से I2 करंट आ रही है, इधर से I2, इधर से I2 करंट आ रही, इधर से भाई I2 आ रही है, I1 इधर जा रही है, ठीक है। देखो I2 इस तरफ से आ रही है इधर से इधर, और I1 इधर जाएगी क्योंकि डिवाइड हो रही। तो यहाँ पे जो करंट बचेगी वो कितनी होगी, ज़्यादा वाली कौन है, 80 वाली ज़्यादा होगी या 40 वाली, 80 वाली ज़्यादा होगी, तो I2 माइनस I1। तो यहाँ से इस जगह से जो करंट जाएगी वो कितनी होगी, I2 माइनस I1, ये सॉरी I2 है, ठीक है, कोई दिक्कत। और इधर से I1 करंट निकल रही थी, बाद में इधर से I1 आके इधर से I1 चली जाएगी, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हमने लिख ली, ये सब हटा देते हैं। ये I2 माइनस I1 भी कैसे आया समझ आ रहा, क्योंकि इधर से I2 करंट इधर से आ रही थी, इधर से I2 करंट आ रही है ऐसे, और इधर से इधर कौन सी करंट जा रही, I1 करंट जा रही इधर से इधर, तो ज़्यादा माइनस कम, I2 माइनस I1, ठीक है। इसके बाद देखें, लूप रूल लगा दे, एकदम सिंपल, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही ईजी है, इससे ईजी तो कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। अगर आपको यहाँ से करंट फाइंड करनी है 20 वोल्ट से, मतलब हमें 20 वोल्ट से कितनी करंट जा रही, I2, मतलब मुझे क्या पता करना है, I2 की वैल्यू पता करनी है, और 40 ओम से भी करंट पता करना है, मतलब मुझे I2 माइनस I1 की वैल्यू भी पता करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला रूल ABCDA, लूप रूल लगा दें, इन्होंने लगाया भी है, मैं कहो तो इसी में बता दूं, ABCDA। इसमें किरचॉफ का वोल्टेज रूल, KV रूल इन्होंने लिखा है, या फिर इसी को लूप रूल भी बोलते हैं, या फिर इसी को मेश लॉ भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से आता है। तो ये A से शुरू कर रहे हैं। अब देखो जरा एक चीज़ इधर ध्यान से सुनना, A से हम B की तरफ जा रहे हैं और सेल के अंदर से जा रहे हैं, तो सेल के अंदर बड़ी डंडी से छोटी डंडी करंट, मतलब करंट इधर और हम इधर जा रहे हैं, तो प्लस का 80, ठीक है। उसके बाद करंट बाहर जो है, इधर से बड़ी डंडी से छोटी डंडी ऐसे जाएगी, तो जिधर हम जा रहे हैं उधर ही करंट जा रही, तो सेम डायरेक्शन में करंट है, साइन माइनस। और पोटेंशियल लिखना है तो बेटा क्या लिखते हैं, V इक्वल्स टू आई कितना है I2, रजिस्टेंस कितना है 20 I2 माइनस का। और एक काम इन्होंने ये किया है कि इन्होंने जो करंट मानी है वो
I1 मानी है यहाँ की, तो ठीक है इनको ना लेके हुए, ये हम क्यों करें इनसे, इनके अकॉर्डिंग जो ऊपर से करंट आ रही ये I1 है और अपना कंसीडरेशन है, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, मैं अपना कंसीडरेशन कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो गलत नहीं है ये सॉल्यूशन, आपको चाहिए तो आप इससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार पॉज भी कर दूंगा ताकि आप सॉल्यूशन देख सकें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन में, मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ। तो प्लस का 80 कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद करंट भी इधर जा रही, लूप भी इधर जा रहा है बेटा, तो माइनस का 20I2। उसके बाद इधर देखें इस तरफ करंट भी इसी तरफ और हम भी लूप भी इसी तरफ जा रहे हैं, तो माइनस का I2 माइनस I1 और रजिस्टेंस कितना है बेटा 40, और तो फिर कुछ है नहीं, इक्वल्स टू क्या कर दे 0 कर दे, ठीक है। और इसके बाद देखें अगर इस वाले लूप की बात करें, इस वाले लूप की बात करें, हम क्या चाहते हैं हमारे पास दो इक्वेशन बन जाए, जैसे कि अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी होती थी, दो इक्वेशन बन जाती थी, इजिली सॉल्व हो जाती थी। तो यहाँ पर भी हम यही करने जा रहे हैं कि दो इक्वेशन को फाइंड करने जा रहे हैं, वी हैव टू फाइंड टू इक्वेशन। एंड द सेकेंड जो हम लूप यूज किए थे, फर्स्ट वाला लूप था ABCDA एंड द सेकेंड लूप इज AB नॉट DCFED। आप चाहो तो कोई और ले लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। डी से देखो बेटा सी में जा रहे, डी से सी में जा रहे, द लूप इज इन D to C डायरेक्शन बट द करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। वाई द करंट टेकन एज अपोजिट I2, क्योंकि I2 इज ग्रेटर, I2 की वैल्यू 80 वोल्ट है, तो इससे करंट ज़्यादा आ रही, तो प्रियोरिटी किसकी होगी I2 वाली की, ठीक है। बल्कि इधर से करंट इधर भी जा रही है, लेकिन ये 40 वोल्ट है, तो इधर वाली करंट कम होगी, इधर वाली करंट ज़्यादा होगी, इसलिए I2 माइनस I1। This taken as plus because loop in D to C direction and the current is in opposite direction, so we take positive sign. This is a plus I2 minus I1 and the resistor is 40 and DF there is nothing, and F to E the current is in same direction and loop is in same direction, so we take minus 40 I1 and after that we go from the cell, so inside the cell the current direction is this and but the loop direction is this, means opposite direction, so we take as a positive sign. This is a plus 40 and after that there is nothing, and we complete the loop DCFED which is equals to 0 by Kirchhoff voltage rule. The sum of all the potential in a closed loop is equals to 0. बहुत सिंपल सी इक्वेशन बन गई। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। देयर आर टू वेरिएबल I1 and I2, देयर आर टू वेरिएबल I1 and I2। आफ्टर टू वेरिएबल बाय मैथमेटिकल वी सॉल्व द बोथ वैल्यू। हम यहाँ पे दोनों वैल्यू को सॉल्व कर देंगे और किसकी वैल्यू निकल आएगी, I1 एंड I2 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, हो जाएगा सॉल्व। मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, अब सॉल्यूशन इसमें लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने किया क्या है, ठीक है। पहले तो आप इसको जो मैंने समझाया अगर मेरे तरीके से करना चाहते हो तो ये दो इक्वेशन लिखी हुई हैं, इनको ऐड करके सॉल्व करके आप देखिएगा सॉल्यूशन आएगा। और उसके बाद मैं इसका जो सॉल्यूशन यहाँ पे है वो भी मैं आपको थोड़ी देर ओपन करके, पहले ये वाला जल्दी से अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट लेके जो भी आपको करना है कर लीजिए। ये वाली मेरी इक्वेशन है और इसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप पॉज कर लीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं इनका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको मैं दिखाया दे रहा हूँ, इनके अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन है वो भी देख लीजिए। ये बेटा वही है ओम ना, तो इनके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन है और क्या आंसर आ रहा देख लीजिए आप। इतने में ही आ गया। और जो करंट हम बना रहे थे अभी तक यहाँ बनाई थी, इन्होंने इस अकॉर्डिंग करंट मानी है। ऊपर से देखो इन्होंने I1 मानी थी जबकि हमने I2 मानी थी, इसलिए मेरी इक्वेशंस थोड़ा अलग आ रही थी और आंसर सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड दिस बिकम I1 माइनस I2, लेकिन मेरा I2 माइनस, क्योंकि इनकी करंट ऊपर वाली ज़्यादा है इसलिए I1 माइनस I2, और डायरेक्शन मेजोरिटी वाली लिया है इन्होंने, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे इन्होंने दो इक्वेशन बनाई हैं, I1 की वैल्यू 4 आई है और I2 की वैल्यू भी 4 आई है, और जब आप मेरे से सॉल्व करेंगे तब भी I1 I2 4 ही आएगा, ठीक है। और मुझे 40 ओम पे चाहिए था I2 माइनस I1, मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रही, सही है, बढ़िया है, नो करंट फ्लो 40 ओम, और ऊपर से कितनी करंट जाएगी वो तो I1 की वैल्यू थी जो भी थी 4 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, आप एक बार देख लो इनका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं।
आपको बाकी सॉल्व करना है, पॉज करके सॉल्व करिएगा। तरीका कुछ भी गलत नहीं, आप चाहे जो लूप लो चाहे जैसे भी करो, बस तरीके सही होने चाहिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है, बस जो चीज़ें बताई गई हैं उनको अप्लाई करना एक सही तरीके से आना चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। चलिए चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एंड एरर ऑफ मीटर ब्रिज। एंड एरर क्या होती है, कभी कम क्वेश्चन पूछा था, एक दो बार ही पूछा गया एंड एरर, लेकिन हाँ ठीक है पूछा गया तो हम बताते हैं। हाउ इज इट ओवरकम, ये कैसे आता है। द रजिस्टेंस इन द आर्म ऑफ द मीटर ब्रिज आर इक्वल्स टू 5 एंड एस। कुछ लेफ्ट हुआ है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। द रजिस्टेंस इन द शायद कोई पार्ट लीव हुआ है। चलिए बेटा पता नहीं लास्ट में क्या लिखा हुआ था, अब जैसा भी था क्वेश्चन, चलो बाकी चीज़ें हैं हम वो तो क्लियर कर ही रहते हैं। अभी सॉल्यूशन से भी हम देख लेते क्या शायद नई चीज़ें कुछ बताई उन्होंने। तो सबसे पहले एंड एरर क्या है। एंड एरर मीटर ब्रिज की वो चीज़ है जब आप कोइंसाइड करें एकदम किनारे, जैसे मीटर ब्रिज बना हुआ, मान लो आप बैलेंस पॉइंट निकाल दें, यहाँ पे आया 0/100, इस जगह पे बैलेंस हो रहा है, इधर किनारे एकदम कोने में। और मैंने भी बताया था कि इसको नहीं होना चाहिए, ये गलत माना जाता है। जो बैलेंस पॉइंट है हमारा सेंटर में आना चाहिए, मिडिल में आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसी को एंड एरर बोलते हैं। कभी कभी इसको हम एक दो चीज़ें टाइट करते। एक चीज़ और, ये एक्सपेरिमेंट करते कैसे आपके प्रैक्टिकल में है, जब हम गैल्वेनोमीटर बेटा इधर लगाएंगे ना तो इसका डिफ्लेक्शन इधर आना चाहिए, इधर या फिर इधर एक तरफ। लेकिन जब यही गैल्वेनोमीटर उठा के हम इधर लगाएंगे ना, इधर जॉकी लगाएंगे, तो इसका डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड आना चाहिए, तभी तो बीच में आके सेंटर मिलेगा। गैल्वेनोमीटर ऐसे होता है, ऐसे बीच में 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2, इधर 3, इधर 1, इधर 2, इधर 3। ठीक है, ऐसे होता है। तो बीच में निडिल होती है, इधर घुमाए तो गैल्वेनोमीटर इधर बताए, इधर घुमाए तो गैल्वेनोमीटर इधर बताए, तभी आपका एक्सपेरिमेंट सही होगा। ऐसा नहीं है तो आप सभी चीज़ों को टाइट करिए, सभी जो भी ये लगे हुए हैं कनेक्टिंग वायर्स और बाकी सब चीज़ें टाइट करिए। उससे अगर फिर भी बहुत मशक्क़त के बाद आपका ऐसा कुछ नहीं आ रहा है तो आप ये काम ये कर सकते हैं, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, आर और आर बी और एस को इंटरचेंज कर सकते हैं, रजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं। तो ये हो गई एंड एरर की बात। हाउ इट कैन बी ओवरकम, इसको कैसे ओवरकम और कैसे रिड्यूस करते हैं। ओवरकम तो बता दिया, आपके किनारे में अगर आ रहा तो ऐसे होता है। इसको रिड्यूस कैसे किया जाता है, इसको रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, आप इंटरचेंज कर दीजिए इन चीज़ों को, या फिर जो भी चीज़ें कनेक्टिंग वायर उनको टाइट करिए। तो शायद इन्होंने यही लिखा हो, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय फाइंडिंग बैलेंस पॉइंट बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ आर मीन्स आर बी एंड एस, देन टेकिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ एस फॉर बोथ रीडिंग। वो तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया एंड एरर क्या होती है, एंड एरर रिड्यूस कैसे की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो जो लोग कहते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करते, ऐसा नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद रिपीट ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, इसका अगर सॉल्यूशन आपको लिखना है जल्दी से लिख लीजिए, सॉल्यूशन लिख लीजिए, आप सॉल्यूशन ज़रूर लिख लीजिए। आप अभी से नोट्स बनाते रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और कुछ नई चीज़ें नहीं आती हैं, सब क्वेश्चन रिपीट होता है। अभी तो एक ही साल का पेपर लगा रहे, जैसे ही हम बाकी आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन क्या, कुछ चीज़ें नई आ जाती है मगर बाकी बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। चलो पहला क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि वही सेम ही है, व्हाट इज एंड एरर, हाउ इज इट ओवरकम एंड द रेजिस्टेंस इन द। ये तो मुझे पहले भी नहीं समझ आया कि किनारे क्या लिखा हुआ था, कुछ कट हुआ है, मिस हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और, इस जो अननोन रेजिस्टेंस है ना, इसको कभी कभी शंट रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ये आपके लिए नई चीज़। ऐसे ही जब SHUNT शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, ये आगे एक बार और आपका नाम आएगा जब गैल्वेनोमीटर से बाकी चीज़ें बनाएंगे। तो शंट रेजिस्टेंस, कोई भी एक शंट रेजिस्टेंस
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको ना पता हो तो बोल देते हैं एक वर्ड शंट रेजिस्टेंस, स्पेलिंग लिखी हुई है यहाँ पे। व्हेन अ रेजिस्टेंस एस इज शंटेड इक्वल्स टू रेजिस्टेंस विद एन इक्वल द न्यू बैलेंस पॉइंट फॉर 1.5 L1 इज इनिशियल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए व्हेन अ रेजिस्टेंस एस, अगर हम एक अननोन रेजिस्टेंस एस लगाते हैं विद एन इक्वल रेजिस्टेंस द न्यू बैलेंस पॉइंट, न्यू बैलेंस लेंथ फोर टू बी 1.5 L1, तो जो हमारी नई बैलेंस लेंथ है वो कितनी हो जाती है। मान लो पहले 10 पे मेजर होता था, बैलेंस होता था, तो अब 1.5 मतलब 1.5 ऑफ 10 मतलब 15 पे बैलेंस हो रहा, मतलब पहले के कंपैरिजन 1.5 ज़्यादा। एंड L1 इज़ द इनिशियल बैलेंस पॉइंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S। बहुत ईजी है, मुझे बस थोड़ा सा ये डाउट लग रहा कि किनारे इन्होंने कुछ और तो नहीं लिखा है। बैलेंस लेंथ फॉर, सॉरी फॉर दैट, ये मुझे लग रहा कि कॉम्बिनेशन इन्होंने बताया है कि बैलेंस लेंथ कैसे जुड़े हुए, पैरेलल में लगाया गया है। चलिए ठीक है। ठीक है, बस यही नहीं समझ में आया कि अब आप बस हम आपको यहाँ से समझा दे रहे हैं, जैसा सॉल्यूशन में देख के लग रहा है। ये है कि जो पहले S लगा हुआ था शंट रेजिस्टेंस, तो वो कहाँ पे बैलेंस हो रहा था, L1। उसके बाद मैंने एक S और लगा दिया जो कि पैरेलल में लगा दिया, तो अब बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट हो गया, 1.5 L1 हो गया है। तो मुझे वही अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू पता करनी है। चलिए देख लीजिए। तो पहली इक्वेशन जो बनेगी, आपको ये तो पता होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी, मीटर ब्रिज में एक ही इक्वेशन हमने बनाई थी। आपको व्हीट स्टोन ब्रिज की पहले लिख देते P/Q इक्वल्स टू R/S, और अगर आप इसको फाइंड किए गए थे तो R/S इक्वल्स टू L/100 माइनस L, ठीक है। या फिर आपको S बराबर हमने फाइंड कराया था 100 माइनस L/L, दिस मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R। दिस कैपिटल R इज अ रेजिस्टेंस दैट इज पुट इन द RB रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो इनकी कंडीशन क्या थी कि जब हम 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाते थे तो S और बैलेंस पॉइंट कहाँ था, L1, और ये 100 माइनस L1। इस इक्वेशन को रखा है। RB में कितना लगाया, 5 ओम का रेजिस्टेंस, S अननोन है, L1 जो बैलेंस पॉइंट है वो L1, और ये 100 माइनस L1। पहली इक्वेशन आपकी बन गई। लेकिन जो इसके बाद वाली इन्होंने इक्वेशन बोली है बेटा, वो क्या बोली है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ये बोला है कि हम इसको पैरेलल में लगा देते हैं, इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देते हैं। तो क्या इसका रेजिस्टेंस आप नहीं बता सकते, 1/R नेट इक्वल्स टू 1/S प्लस 1/S, 1/R नेट इक्वल्स टू 2/S एंड 2/S, R नेट इक्वल्स टू S/2। मतलब जो नेट रेजिस्टेंस होगा बेटा वो कितना होगा, S/2। इसका मतलब अब जो यहाँ पे रेजिस्टेंस S आप मान रहे थे वो S नहीं लगा, अब कितना लगा है, S/2। तो सेम इक्वेशन यही रखेंगे, R अपनी जगह 5, लेकिन जो नेट रेजिस्टेंस हो गया बेटा वो कितना हो गया, S/2। और इधर क्या, कहाँ पे बैलेंस हो रहा था, 1.5 पे, तो 1.5 L1, और ये 100 माइनस 1.5 L1। और इसको इन्होंने सॉल्व कर दिया तो बस S/10 आ गया। सही से सॉल्व किया, एकदम नीचे वाला तो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो बस यहाँ से वैल्यू रख दिया है और शंट रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू आ गई है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन दैट इज मेड बाय एंड दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। ऑन सॉल्विंग बोथ इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ S। देखो कुछ चीज़ें मैथमेटिकल है, मुझसे मत सॉल्व कराया करो, फिजिक्स पढ़ा रहे, मैथ नहीं। अब ये 2 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि हाँ ये 2 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ, यहाँ से S निकालो और शांति से इस जगह पे S की वैल्यू रख दो। तो S की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, या फिर दोनों इक्वेशन को कैसे भी सॉल्व कर लीजिए। एक चीज़ और, यहाँ से L1, हाँ यहाँ से अगर S यहाँ पे रख देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा, L1 निकल आएगा। L1 निकल आएगा तो किसी भी इक्वेशन में आप L1 की वैल्यू रख दीजिए तो क्या निकल आएगा, S निकल आएगा, ठीक है। या फिर आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, 2 इक्वेशन हैं, इनको माइनस कर दो, या फिर कुछ काटो, कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दो, उस अकॉर्डिंग कैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता, अगर नहीं सॉल्व हो रही तो आप देख लीजिए यहाँ से कैसे सॉल्व की गई, ये मैथ का पार्ट है।
वैसे मैंने तरीका बता दिया, यहाँ पे दो इक्वेशन, दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन, दैट फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू उठाओ, यहाँ पे रखो, s की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, और सेकेंड इक्वेशन यहाँ को इसको सॉल्व किया तो L1 की वैल्यू आ जाएगी। L1 की वैल्यू आ जाएगी तो किसी में भी L1 की वैल्यू रख दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकेंड में, आपका s की वैल्यू आ जाएगी। और यही पता करना था। आप क्वेश्चन जरूर याद रखें, क्वेश्चन भूल गए होंगे कि यहाँ क्वेश्चन में पता करना क्या था। आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या करना था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s, ठीक है। तो s की वैल्यू हमें पता करनी थी, तो वही हमने फाइंड किया है। चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन लिखना है तो मैं इसको आप लिख लीजिएगा, पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये डायग्राम भी ज़रूर बनाइएगा। 3 नंबर का ही क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए अपना, जैसा भी जो भी आपको करना है। सॉल्यूशन जरूर नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन जरूर, ठीक है। अगर जैसे आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इस समय, तो ऊपर तो मैंने ऑन किया था जब पढ़ रहे थे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर लिखिएगा, और उसके बाद ये सॉल्यूशन, ठीक है। समझाने वाला काम बीच में हमने कर दिया, वो आप नोट जरूर करिएगा। एक एक क्वेश्चन नोट करेंगे तो अभी अगर आप नोट करते जाएंगे तो इस चैप्टर से मेरे अकॉर्डिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी पार्ट आता है। मेरे हिसाब से अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोर्ड की बात करेंगे तो अप्रॉक्स 7-8 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मीटर ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज में एक, पोटेंशियोमीटर में एक मिलना ही मिलना है 5 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन वैसे हमने डिराइव शायद बताया है कि नहीं बताया, पता नहीं, चलिए ठीक है, मैंने बताया है क्लास में। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला तो क्वेश्चन यही है, इतना इजी क्वेश्चन, स्टेट द किरचॉफ रूल। तो किरचॉफ के 2 नियम हैं। पहला नियम, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड रूल इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोनों में अलजेब्रिक सम कर रहे हैं, और वेक्टर की बात नहीं करिएगा, यहाँ पे कोई भी वेक्टर की बात नहीं है। किरचॉफ के 2 नियम हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग नाम हमने आपको बताया है। इसके बाद देखिए, अब बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी है, नेग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है। मैंने आपको पहले भी बताया, बैटरी होती तो उसके अंदर हम कोई रेजिस्टेंस लगाते नहीं, लेकिन ड्यू टू द, भाई इलेक्ट्रॉन को कभी ऐसी कोई जगह मिल ही नहीं सकती कि तुमसे कहे कि तुम खुश रहो, हमेशा खुश नहीं रह सकते। इसी तरह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब उनसे कह दो जाओ तो वो 100% नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं कोलाइड होंगे, इधर उधर जाएंगे, तो उसमें रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होती है। अब बैटरी डिपेंड करती कौन सी बैटरी है। जो इलेक्ट्रोलाइट बैटरी होती है उसमें 2 प्लेट होती हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर अगर जंप करना है या कुछ भी करना है तो उसके बीच में रेजिस्टेंस अपने मन से क्रिएट हो जाता है, उसी को इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लगाते हमने बताया था सेल में। लेकिन यहाँ पे ऐसा मान के चल रहा है कि कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इज कनेक्टेड अक्रॉस डायगनली। जो बैटरी है वो इधर और इधर डायगनल, ये सामने सामने नहीं है, ज़रा ध्यान सुनिएगा, डायगनल है, क्यूब का डायगनल की बात कर रहे, स्क्वायर के डायगनल की बात नहीं कर रहे। नेटवर्क कंसिस्टिंग 12 रजिस्टर है, इसमें 12 रजिस्टर जुड़े हुए आप देख सकते हैं, 4 ऊपर 4 साइड में और 4 नीचे। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड करेंट along ईच एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो ईच एज ऑफ द क्यूब मतलब समझ में आ रहा है, हर एक किनारे में करंट कितनी होगी, हर एक कोने में करंट कितनी होगी। अगर अभी आपसे हम बोले 3 रजिस्टर ऐसे जुड़े तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखिए, आप सोचे कि यहाँ ये पैरेलल लग गए तो पैरेलल लग गए, उसके बाद पैरेलल का पैरेलल, उसके बाद और पैरेलल, उसके बाद फिर जुड़ भी रहे हैं, तो एक आसान बात नहीं होती यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व करना। तो इसलिए यहाँ पे एक सबसे आसान तरीका, सबसे बेसिक तरीका, मेन बेसिक वही तरीका है किरचॉफ रूल। तो सबसे बेसिक तरीका है वो है किरचॉफ रूल, उसी से हम बाकी चीज़ें डिराइव करते हैं। लेकिन जो सबसे मेन है वो कौन है, किरचॉफ का नियम। वही हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि लगा दिया जाए किरचॉफ का नियम और आ जाएगा। पहले तो आप ये देखिए कि करंट कैसे डिसाइड करें। यहाँ से इनके अकॉर्डिंग 3 एम्पियर करंट आ रही है। अगर आपको लगता है हम क्यों 3 एम्पियर ले, आई एम्पियर ले लेंगे, आई ले लें, तो बिल्कुल ले सकते हो बेटा यार। लेकिन यहाँ पे जब 3 पार्ट में डिवाइड होगी तो I/3 एंड I/3 एंड दिस बिकम I/3, तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा। उसके बाद इधर भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रही, तो ये कितनी हो जाएगी, I/6 I/6। आप ऐसे भी करिएगा मेरे तरीके से भी एक बार, ये मेरा तरीका नहीं है, मतलब इस तरह भी एक बार करिएगा, देखिएगा आंसर ज़रूर आएगा आपका, ठीक है। आंसर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार ये आप करिएगा और एक बार जो इन्होंने किया 3I करंट, तो इन्होंने 3I ले लिया, तो उनके अकॉर्डिंग I और I 3 इक्वल पार्ट में क्यों डिवाइड हो रही,
भाई इक्वल पार्ट में इसलिए डिवाइड हो रही क्योंकि इधर भी इक्वल रेजिस्टेंस लगे, तीनों तरफ इक्वल रेजिस्टेंस, तो इक्वल इक्वल करंट डिवाइड होगी, आई आई आई, और इसके बाद इधर से दो पार्ट में जाना है करंट, तो इक्वल रेजिस्टेंस है तो इधर भी आई बाई टू, इधर भी आई बाई टू। बस एक चीज़ आप ये ध्यान से सुनिएगा, इधर से जब करंट आ रही वो आई बाई टू आ रही है, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो इधर से जो करंट आ रही है इधर से भी आई बाई टू करंट आ रही। देखो दोनों आगे जाके मिल रहे हैं तो आई बाई टू करंट मिलके कितना बार में जाएंगी, आई करंट जाएगी। इस चीज़ को याद रखिएगा। आप किसी एक लूप को ले लीजिए, किसी भी एक लूप को उसको सॉल्व कर लीजिए बस, ठीक है। तो कोई भी लूप ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जिस लूप को आप ले रहे हो कि करंट आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ की करंट बता दी तो आप ये वाला लूप ले सकते हैं, आप इधर वाला ये वाला लूप ले सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे वैसा लूप ले सकते हैं। तो बस यहाँ पे एक लूप ले लीजिए, कोई भी लूप ले लीजिए, लूप ए डैश, ऐसा मेरा मानना है, आपका कुछ अलग हो सकता है, ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड देन अगेन ए, ठीक है, ए डैश, बी डैश, सी डैश, देन अगेन ए। क्लोज लूप हो गया। क्लोज लूप में समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 0, ऐसा आपको पता है। तो सबका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, यहाँ पे 3 ओम दिया तो सभी में 3, तो इधर से जैसे ए से जब हम ए डैश जा रहे, करंट भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3i, ठीक है। और जब ए डैश से बी डैश जा रहे तो देखो करंट आई बाई टू और ये 3, तो डायरेक्शन एक चीज़ और, यहाँ पे डायरेक्शन जो होगी सेम डायरेक्शन, इसलिए माइनस साइन जरूर यूज करेंगे। इसके बाद हम इधर जा रहे, करंट भी उधर जा रही है, तो करंट तो आई बाई टू और रजिस्टेंस कितना है बेटा 3 है, तो 3i बाई टू। एंड नेक्स्ट फिर अगेन जब बी डैश से सी डैश जा रहे तो 3i। एंड जब हम नीचे आ रहे हैं तो ज़रा देखिए यहाँ पे ऐसे आ रहे, ऐसे सी डैश से इधर आ रहे, इधर ये हमारे लूप की डायरेक्शन है, लेकिन जब सेल के अंदर से जा रहे तो सेल ऐसे लगी हुई है, ठीक है, तो बड़ी डंडी से छोटी डंडी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बेटा प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हाँ, यहाँ से आई की वैल्यू हम पता कर सकते हैं शायद, कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं 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 बेटा, यहाँ पे देखो इधर इस जगह पे बी डैश सी डैश पे सेम डायरेक्शन और लूप भी सेम डायरेक्शन में, तो माइनस का 3i, ये वाला माइनस का 3i, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, कुछ बता सकते हैं आप, 3i अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होगा, -6i -3i -6i अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -10, ओके। बेटा मुझे तो करंट, एक चीज़ और अब सुनिएगा, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था, मुझे आर नेट की वैल्यू फाइंड करना, हम तो यहाँ से करंट फाइंड कर रहे हैं, अभी आपको नेट रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगा। 12 के बाद 13 14 15 15 बाई 2 आई इक्वल्स टू -10, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, है ना। और यहाँ से हम अगर आपको आई की वैल्यू बोले तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/15 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे ये करंट यहाँ की आ रही है, लेकिन हम तो करंट 3i ला रहे थे, तो ये 3i की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3i इक्वल्स टू 20/15 इंटू 3, इसको कैंसिल कर दे तो ये कितना आ जाएगा, 3 5 जा, अरे शायद कट भी जाएगा, 3 5 जा 15, 5 4 जा 4 एम्पियर करंट आ रही है इधर से, कितनी आ रही है इधर से करंट, 4 एम्पियर करंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिए, हमें तो करंट बाद में पता करना था, ठीक है। ईच एज ऑफ द क्यूब, यहाँ से 4 आ रही तो इधर से 4/3 4/3 4/3 इक्वल पार्ट में, ठीक है। अब देखो जरा, हमें रेजिस्टेंस पता करना है बेटा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V बराबर IR। अगर ये नेट पोटेंशियल है, ये नेट करंट है, तो ये कौन सा रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस, है ना। और नेट वोल्टेज बेटा दिया कितना है, 10 वोल्ट, नेट करंट कितनी आ रही है बेटा 4, और नेट रेजिस्टेंस अगर हमें पता करना है तो आर नेट की इक्वल्स टू 10/4 विच इज इक्वल्स टू 2.5 ओम, कुछ ऐसा आ रहा है 2.5 ओम, ठीक है। चलिए
क्या हम यहाँ पे सेम डायरेक्शन पे आ सकते हैं ऐसे? ठीक है, ठीक 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 है, ओके। ठीक है बेटा, नोट कर लो, इसको नोट कर लो, सही है जो भी है। इसके बाद इनका क्या सॉल्यूशन है हम देख लेते हैं। आप उसको भी पहले इधर वाला लिख लीजिए, उसके बाद देख लेते हैं इधर क्या है। ठीक है, पहले आप मेरा वाला एक बार स्क्रीन पॉज करके देख लीजिए, शायद उधर क्या आ रहा मुझे अभी खुद ही नहीं पता। इसको आप देख लीजिए, जल्दी से लिखिए, आप पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, हम इसको हटा रहे हैं। बाकी ये नीचे इनका क्या सॉल्यूशन है वो भी हम देख लेते हैं। इक्वेशंस बनाना आनी चाहिए आपको, इक्वेशंस आ गए तो आपको बहुत कुछ आएगा। मैं आपको बस एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, तरीका किस तरीके से करेंगे वो तरीका अगर आप सीख गए तो इस तरह के कम से कम हज़ारों लाखों क्वेश्चन जो भी आएंगे सब आपसे लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, देख ही लिया आपने। नेक्स्ट जो इनका पार्ट है वो हम देख लेते हैं, इन्होंने क्या किया है। अच्छा, इनकी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आ रही है 5/6 आर, और मेरी कितनी आ रही थी 2.5। देख लेते क्या सही है। 5/6 इंटू आर की वैल्यू बेटा कितनी थी 3 बिकम 2, 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 2.5 ओम। सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ तो रही बेटा। ठीक है, इन्होंने आर के टर्म में निकाला है, उनकी मर्जी है, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। और इसको भी सॉल्व करेंगे 2.5 ही आएगा। सही है, ठीक है। और जो करंट आई थी वो आई जो आई थी वो तो 4/3 आई थी, लेकिन टोटल जो करंट आई थी वो 4 एम्पियर। ये तो जो पार्ट में डिवाइड हुई थी 3 पार्ट में, वो है, एक पार्ट की करंट 4/3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही, बिल्कुल सही। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे लगता नहीं आज सॉल्व होगा ये, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 सेल हैं हमारे पास, E1 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2। आपने सेल को सीरीज और पैरेलल में ऐड करना सीखा है, सीरीज और पैरेलल में ऐड करना सीखा है, लेकिन यहाँ पे सीरीज और पैरेलल में ऐड तो ठीक है, ऐड कर लेंगे आप, लेकिन आपने जो ऐड करना सीखा है उसमें इक्वल सेल थी, आइडेंटिकल सेल थी, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिकल सेल नहीं है, तो आंसर कुछ और आता है। क्या आएगा वो हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, इतने क्वेश्चन बस नोट जरूर कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में एक बार ज़रूर नोट करिएगा, ताकि जब कॉपी में आप नोट कर लेंगे तो आपको वो कभी भी रिवाइज़ करेंगे, बस एक बार की मेहनत लगती है और रिवीजन के समय आपका इजी हो जाता है, और पेपर के समय तो बहुत ईजी, बस सप्ताह महीने भर में 1-2 बार पलट लेना कि हाँ हमने ये क्वेश्चन किया, हमने ये क्वेश्चन किया, हमें ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है, इस तरीके से लगता है। तरीका ज़रूर ध्यान देना। अगर आपको तरीके से क्वेश्चन आ गए तो तरीका अगर आपको कन्फर्म हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो क्वेश्चन सारे लग जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।